નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? બધા મજામાં હશો. અહીંયા આપણે સંજ્ઞા અને એના પ્રકાર વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. વાક્યની અંદર કયો શબ્દ સંજ્ઞા છે અને એનો પ્રકાર કયો છે એ આપણે શીખવાનો છે. અહીંયા આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ કે સંજ્ઞા કોને કહેવાય. એની વ્યાખ્યા અહીંયા આપેલી છે कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. यहाँ पे 3 शब्द लिखे हैं. किसी व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु यानी किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान यानी किसी स्थान का नाम, और भाव हमारे मन के भाव, प्रेम, दया, करुणा, गुस्सा, ये जो शब्द है हमारे मन के भाव को प्रकट करता है, इसलिए वह भाव में आएंगे. तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या हमारे मन के भावों को दर्शाता है जो शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. तो पहला उदाहरण है यहाँ पे जिसका पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी. उसमें नाम कौन सा है? सरस. कौन सा है? पूजन. पूजन शब्द जो है वह किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए पूजन जो है वह क्या है? संज्ञा है. फिर दूसरा, कुत्ता वफादार प्राणी है. कुत्ता वफादार प्राणी है, उसमें किस जानवर का नाम है? कुत्ता. बहुत अच्छा. तो कुत्ता जो है वह एक संज्ञा है. सोना कीमती धातु है, तो सोना शब्द जो है वह क्या दर्शाता है? किसी धातु का नाम, इसीलिए सोना है वह एक संज्ञा है. चौथा वाक्य, गरीबों के प्रति हमें दया रखनी चाहिए. इस वाक्य में हमारे मन के भाव को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? दया. शब्द दया शब्द जो है वह एक संज्ञा है. रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है. यहाँ पे भीड़ शब्द जो है वह एक नहीं या बहुत से लोगों का समूह दर्शाता है, इसलिए भीड़ शब्द संज्ञा है. सब अंबाजी जा रहे थे. इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है? अंबाजी. बहुत अच्छा. अंबाजी शब्द है वह किसी स्थल का नाम है, इसलिए वह संज्ञा है. अब हम संज्ञा के प्रकार कितने हैं उसके बारे में सीखेंगे. संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं. पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा. इन सभी संज्ञाओं के प्रकार के जो नाम हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इन नामों पर से ही हम इन संज्ञाओं को पहचान सकते हैं. तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसकी व्याख्या है कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. तो किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने यानी उसका चौकस नाम बताता है. किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, प्राणी नहीं, कुत्ता, गाय, बैल, बकरी ऐसे प्राणी नहीं, लेकिन उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल किसी कुत्ते का नाम आपने मोती रखा है, तो मोती शब्द जो है वह आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में. किसी गाय का नाम आपने घोवरी रखा है, तो उस घोवरी शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम होते हैं, उस प्रकार के नाम आपने प्राणियों के नाम रखे हैं, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक में जाएंगे. स्थान जो होता है वह स्थान तो होता है लेकिन उसका नाम होता है, इसीलिए जिन जिन शब्द, जिन जिन पदार्थ, जिन जिन वस्तुओं के नाम दर्शाए जाते हैं वह सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे. उदाहरण, आशा विमान चलाती है. तो यहाँ पे आशा शब्द जो है वह किसी लड़की का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक में जाएगा. दूसरा शब्द जो है वह है नर्मदा, गुजरात की सबसे बड़ी नदी है. तो उसमें नाम कौन सा है? ठीक, नर्मदा और दूसरा नाम गुजरात भी है,
तो नर्मदा शब्द है वह व्यक्तिवाचक में जाएगा, गुजरात भी व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम नर्मदा को बताएंगे। नर्मदा एक नदी है लेकिन उसका नाम नर्मदा है, इसलिए वह नाम है, किसी व्यक्ति के जैसा नाम है, इसलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। फिर तीसरा वाक्य, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे पर्वत का नाम है हिमालय, तो हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। फिर चौथा वाक्य, नीम गुणकारी पेड़ है। तो आप बताइए इस वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? नीम, बहुत अच्छा, तो नीम शब्द व्यक्तिवाचक है। अब हम दूसरा प्रकार सीखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति, जो शब्द होता है वह पूरी जाति के बारे में बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, हमारी गाय का नाम गौरी है। यहाँ पे गौरी शब्द जो है वह किसी गाय का नाम है, इसलिए वह गौरी शब्द किस संज्ञा में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, नाम है इसलिए। लेकिन यह गाय शब्द है वह शब्द जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। गाय का मतलब, तो गाय शब्द को हम इस्तेमाल में लेते हैं, तो गाय, तो सब गाय उसमें आ गई, इसलिए गाय शब्द जो है वह आएगा जातिवाचक में। फिर नदी को लोक माता कहते हैं। यहाँ पे नदी शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा दर्शाता है, क्योंकि नदी शब्द जो है वह सभी नदी के बारे में बताता है कि नदी, तो सब नदी। तीसरा, हमारे देश के सैनिक बहादुर है। इस वाक्य में सैनिक शब्द जो है वह दर्शाता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सैनिक, तो सब सैनिक आ गए उसमें, पूरी सैनिक जाति। इसी तरह से कुत्ता वफादार प्राणी है, तो इस वाक्य में कुत्ता शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा बताता है। तो कुत्ता, तो सब कुत्ते, तो पूरी जाति के बारे में गाय, नदी, सैनिक और कुत्ता, यह शब्द पूरी जाति के बारे में, उनकी पूरी जाति के बारे में बताते हैं, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। तीसरा प्रकार है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति के दोष, किसी व्यक्ति के भाव और किसी व्यक्ति की दशा बताता है जो शब्द, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। एक, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द है अहिंसा। अहिंसा शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति का गुण दर्शाता है। दूसरा शब्द है क्षमा, वीरों का आभूषण है। तो इस वाक्य में क्षमा शब्द है वह किसी व्यक्ति का गुण दर्शाता है, इसलिए क्षमा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तीसरा, माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। इस तीसरे वाक्य में एक शब्द है प्रेम। प्रेम शब्द जो है वह व्यक्ति के भीतर रहे हुए भावों को प्रकट करता है, भावों को दर्शाता है, इसीलिए उसे प्रेम शब्द को हम भाववाचक संज्ञा में लेंगे। उसके बाद चौथा वाक्य, मेरे चाचा बहुत दिनों से बीमार है। यहाँ पे बीमार शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि बीमार शब्द किसी व्यक्ति की दशा बताता है। दशा यानी स्थिति, किस स्थिति में है वह, तो बीमार अवस्था में है, यानी कि बीमार की स्थिति है, तो यह दशा बताता है, तो बीमार शब्द जो भाववाचक संज्ञा में आएगा। चौथा प्रकार है समूहवाचक। ये बहुत इजी है। जो शब्द किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह बताता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द, कोई एक शब्द बहुत से व्यक्तियों का समूह बताता है कि उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता लेकिन बहुत से व्यक्तियों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण देखेंगे। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। आप बताइए इस वाक्य में कौन सा शब्द बहुत से लोगों का समूह बताता है? भीड़ शब्द, बहुत अच्छा। दूसरा वाक्य, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। तो इस शब्द में कौन सा शब्द है? टोली।
तीसरा, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द समूहवाचक है? सभा। सभा में बहुत से लोग होते हैं, कोई एक व्यक्ति सभा में होता नहीं है। इसी तरह से चौथा वाक्य, भारत का सैन्य सबसे ताकतवर है, तो इसमें शब्द है सैन्य। सैन्य किसे कहते हैं? जिसमें बहुत से सैनिक होते हैं उसे सैन्य कहते हैं। इसीलिए हम सैन्य शब्द को भीड़, टोली, सभा और सैन्य शब्द को समूहवाचक संज्ञा में लेंगे। पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्रवाही यानी कि द्रव्य, पानी जैसा जो पदार्थ है उसे प्रवाही कहते हैं। पानी और पानी जैसे सब पदार्थों के नाम, धातु के नाम, अनाज और फसल के नाम जो शब्द बताता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम देखेंगे उदाहरण, कौन कौन से शब्द प्रवाही, धातु, अनाज और फसल दर्शाते हैं। सोना कीमती धातु है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वह धातु दर्शाता है? सोना शब्द है वह धातु दर्शाता है, तो सोना शब्द जो है वह द्रव्यवाचक में आएगा। फिर दूसरा वाक्य है, आज फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए। उसमें पानी जैसा कौन सा शब्द है? पेट्रोल, प्रवाही, तो पेट्रोल भी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। तीसरा, बच्चों को दूध पीना चाहिए। इस वाक्य में आप बताइए कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, दूध शब्द। फिर चौथे वाक्य में, इस साल कपास की फसल अच्छी हुई, तो इसमें न तो प्रवाही है, न तो धातु है, न तो अनाज है, लेकिन क्या है? फसल का नाम है। तो क्या है फसल का नाम? कौन सी फसल है? कपास। तो सोना, पेट्रोल, दूध, कपास जैसे शब्द जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा बताएंगे। अब हम इन पांचों प्रकार में से 5 प्रकार हमने पढ़े यहाँ पे। इन पांचों प्रकार के यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचान कर प्रकार बताइए। यहाँ पे थोड़े वाक्य है, उन वाक्यों में एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। उस अंडरलाइन किए हुए शब्द जो है वह सब संज्ञा है, लेकिन उसका प्रकार कौन सा है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला शब्द है, कीड़ों के झुंड ने सारी फसल बिगाड़ दी। दूसरा, तो झुंड शब्द है। दूसरा, सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता था, तो सचिन शब्द के नीचे, घोड़ा ताकतवर जानवर है, तो घोड़ा शब्द के नीचे अंडरलाइन है। चौथा, लोहा मजबूत धातु है, तो लोहा शब्द के नीचे अंडरलाइन है। पांचवा, तो गरीबों के प्रति दया रखनी चाहिए, तो दया शब्द। तो देखिए हम पहले झुंड, फिर सचिन, फिर घोड़ा, फिर लोहा और फिर दया, इन पांचों शब्दों के, इन 5 संज्ञाओं के प्रकार आपको बताने हैं। नेक्स्ट छठा वाक्य जो है, भारत सबसे महान देश है। देश, हमें प्रतिदिन ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी, गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। गिरनार में परिवार के साथ मेला देखने गया। मेला, होमवर्क न लाने पर शिक्षक गुस्सा हो गए। गुस्सा, तो देश, पानी, गिरनार, मेला और गुस्सा, ये दूसरी 5 संज्ञा, उसके प्रकार भी आप बताने हैं। टोटल 10 संज्ञाओं के प्रकार आपको बताने हैं अपनी नोटबुक में लिख के। विद्यार्थी मित्रों, તમને આ વિડીયો નિહાળવાની ખૂબ મજા આવી હશે। તમે ઘણું બધું શીખ્યા પણ હશો, તમને ઘણું બધું આવડતું પણ હશે આમાંથી। તો અહીંયા જેટલા પ્રકાર છે એની વ્યાખ્યાઓ, એના ઉદાહરણ સાથે તમારે નોટબુકમાં ઉતારી લેવાના, એને યાદ કરવાના, એના નિયમોને યાદ કરવાના, અને કોઈપણ વાર્તા કે પુસ્તક વાંચતા હો આપણે હિન્દીનું, તો એમાંથી જ્યારે જ્યારે આવા સંજ્ઞાઓ અને આવે વાક્યમાં, તો એ તમારે એ સંજ્ઞાના નિયમોને યાદ કરીને એને ઓળખવાની કોશિશ કરવાની। ચલો, અસ્તુ, જય હિન્દ।